जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड के बारे में। पिछले कक्षा में भी हम लोग पढ़े थे इससे संबंधित बात। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आज जो पार्ट 3 है उसमें देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण जो इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को ध्यान रखते हुए यह टॉपिक बनाया गया है। तो लगातार आप लोग बने रहिएगा चैनल पर और देखते रहिए। तो देखते हैं आज हम लोगों को पढ़ना है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में जिसको हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। कल हम लोग पिछले क्लास में 2 क्लास में पढ़े थे एक्सोक्राइन ग्लैंड, बाह्य स्रावी ग्रंथि। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड और इसकी मुख्य जो विशेषता होती है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। मुख्य कार्य जो इनका होता है हार्मोन का सेक्रेशन करना, और ये नालिका विहीन होते हैं, नालिका विहीन, और ये ब्लड के संपर्क में होते हैं। इनका क्या होता है कि ये हार्मोन जितने भी बॉडी में निकलते हैं वो ब्लड के संपर्क में होते हैं। जबकि हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथि में पढ़े थे कि ये क्या है कि एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं और ये नालिका युक्त होते थे। और यहाँ क्या है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितनी भी है वो सब के सब हार्मोन का सेक्रेशन करती है, और ये डक्टलेस है, इसमें कोई नाली नहीं होती है, और ये ब्लड के डायरेक्ट संपर्क में होता है। तो चलिए अब इससे जुड़े हुए इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत कौन कौन से ग्लैंड आते हैं और उनकी क्या कार्य है, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है यह ब्रेन में जो फ्रंटियल ब्रेन होता है उसके अंदर जो जहाँ पे फ्रंटियल ब्रेन बृहत मस्तिष्क होती है उसी के थोड़ा सा अंदर वाले भाग में यानी कि 1 से 1.5 इंची अंदर जाने पर ये क्या होता है हाइपोथैलेमस का भाग होता है। और ये मुख्य रूप से क्या होते हैं थैलेमस, ये क्या करते हैं कि सभी जितने भी एक्टिविटियां होती है नर्वस सिस्टम के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा, उन सभी क्रियाओं का ये क्या करती है नियंत्रण करती है हाइपोथैलेमस। सभी अंतःस्रावी, और दूसरा इनका मुख्य कार्य होता है कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको क्या करते हैं, उनके स्राव को वो नियंत्रित करते हैं। तो ये मेजर रोल है। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि सभी ग्लैंड के स्राव को नियंत्रण करने वाले कौन सा ग्लैंड है। तो सभी ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्लैंड को नियंत्रित करने वाला जो है हाइपोथैलेमस है। और ये ग्रंथि क्या करते हैं कि कंट्रोल, सभी ग्रंथि को नियंत्रित भी करते हैं। सभी ग्रंथि को क्या करते हैं, सभी स्राव को नियंत्रित करते हैं। और जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके क्रियाओं का वह क्या करती है नियंत्रण और नियमन करती है। तो अब देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है। तो हाइपोथैलेमस जो है लघु मस्तिष्क और बृहत मस्तिष्क को जोड़ने वाली एक कड़ी है। जो बृहत मस्तिष्क जिसको हम लोग फ्रंटियल ब्रेन कहते हैं, सामने का जो भाग होता है, और जो बृहत मस्तिष्क और लघु मस्तिष्क को ये जोड़ने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। जितनी भी सूचनाएं बृहत मस्तिष्क से लघु मस्तिष्क में जाती है वो सारी सूचनाओं का नियंत्रण और वहाँ तक पहुँचाना ये हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। तो हम लोग देखें कि हाइपोथैलेमस क्या है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है नियंत्रित करता है, और उसके स्राव को भी नियंत्रित करते हैं और उनके कंट्रोल में होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ब्रेन में ही एक पेनियल ग्लैंड होता है। पेनियल ग्लैंड जो ब्रेन के फ्रंटियल भाग से में ही अवस्थित होते हैं, और ये क्या करते हैं मेलानिन का सेक्रेशन करते हैं। और ये रंग के लिए, लेकिन रंग के लिए ज़्यादातर ये जिम्मेवार नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि रात्रि के समय स्किन का लाइट थोड़ा सा दिन के तुलना में क्या होता है कि कम हो जाता है, शाइनिंग कम हो जाता है। इसका ये मुख्य कारण है क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये क्रियाएं होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं
कि एक और हार्मोन ये सेक्रेशन करते हैं सेरोटोनिन। और इस सेरोटोनिन का मुख्य कार्य जो है क्या करता है कि नींद लाता है। सेरोटोनिन क्या करता है, मुख्य कार्य इसका है नींद लाता है। और बच्चों में यह ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। बच्चे में ये क्या होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इसी कारण से बच्चा को ज़्यादा निद्रा आता है और ज़्यादा देर तक सोता है। और थोड़ा भी उसको हम लोग हिला देते हैं पालना में, या उसको थोड़ा सा पीठ पर थपथपाते हैं, या माथा सर के किसी भाग में उसको थोड़ा हल्का हल्का टच करते हैं, तो वह क्या, उसको तुरंत नींद आ जाता है। तो उसको तुरंत नींद आने का मुख्य कारण है सेरोटोनिन का सेक्रेशन हो जाता है उसके बॉडी में, और फलस्वरूप वह बच्चा सो जाता है। अब चलिए एक और महत्वपूर्ण ग्रंथि देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में ही, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का यह लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर परीक्षा में यह पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, तो वो थायराइड, जिसको हम लोग ऑप्टू कहते हैं। थायराइड जो है यहाँ पे अवस्थित होता है। ये भाग जो है कंठ का भाग, वो थायराइड होता है। और ये थायराइड का मेजर रोल होता है बॉडी में, और ये बहुत सारी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी कार्य हैं इसके। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी क्या है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो क्या करती है, बीपी को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। अगर थायराइड के सेक्रेशन में अनियमितता आती है, उसका कम बेस स्राव होता है, तो क्या होते हैं, बीपी कम या ज़्यादा हो जाते हैं। पहला सबसे यह थायराइड का मुख्य कार्य है कि बीपी को कंट्रोल करना। और दूसरा एक और हार्मोन यहाँ से निकलता है, थायरैक्सिन, जिसको हम लोग कहते हैं। और थायरैक्सिन क्या करते हैं, थायरैक्सिन का मुख्य कार्य जो है क्या है, टायरोसिन। और एक और हार्मोन निकलते हैं यहाँ से, टायरोसिन और आयोडीन। टायरोसिन और आयोडीन, ये दोनों हार्मोन मुख्य रूप से क्या करते हैं कि आयोडीन की कमी से, आयोडीन हम लोग बार बार ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह ग्वाइटर रोग के लिए जिम्मेवार होता है, जिसमें आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, आयोडीन का सेक्रेशन कम होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है। ये देखा गया है, सामान्य तौर पर भी घेंघा रोग अधिकतर इसके पेशेंट मिलते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म यह एक बच्चों में होने वाला डिजीज है, जिसके कारण से क्या होते हैं, स्किन में थोड़ा सा रूखापन या अन्य क्रिया उसके वृद्धि विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो वो क्रेटेनिज्म हो जाता है। मानसिक रूप से थोड़ा सा उसमें कम विकास होता है। मानसिक स्तर पर जितना विकास होने चाहिए बच्चे का, तो वो विकास नहीं होता है। उसी को हम लोग क्रेटेनिज्म कहते हैं। आगे देखते हैं मिक्सवाइड डोमा। ये क्या होते हैं, मोटापा के लिए जिम्मेवार होते हैं। यह हार्मोन जो होता है ये इसके कारण से, टायरोक्सिन के कारण से मोटापा हो जाता है। जब ये क्या करते हैं, टायरोक्सिन का अधिक सेक्रेशन हो जाता है, तो ये मोटापा का रूप ग्रहण कर लेता है। और इसमें, इस डिजीज में आदमी जो है, सामान्य व्यक्ति काफ़ी अधिक मोटा हो जाता है। इतना मोटा हो जाता है, उसके वेट लगभग 4 क्विंटल, 5 क्विंटल या 2 क्विंटल हो जाते हैं। इस तरह से इसमें अत्यधिक वेट बढ़ जाता है। तो टायरोक्सिन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसके हार्मोन के सेक्रेशन में अनियमितता होती है, तो वो बहुत सारे डिजीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी में। आगे हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण है थायराइड, पैराथायरॉयड जो होता है, इसी से यह भी एक क्या है, पारा अप टू इसको हम लोग कहते हैं। और पैराथायरॉयड जो होता है पीयूष का
कंट्रोल से बाहर होता है, यानी कि हम लोग पिट्यूटरी आगे पढ़ेंगे जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ये सभी के नियंत्रण में होता है, लेकिन ये पिट्यूटरी के नियंत्रण से बाहर होता है। पाराथायराइड जो ग्लैंड है जिसको हम लोग पारा अप टू कहते हैं, यह क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से यह मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी के नियंत्रण से बाहर होता है। और दूसरा है पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। कि किस हार्मोन के सेक्रेशन करते हैं? पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का, जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण करते हैं और उसके मात्रा का नियंत्रण करते हैं, जिससे हड्डियां जो है नियमित रूप से उसको पोषक तत्व मिलते रहते हैं। अब एक और हम लोग महत्वपूर्ण ग्लैंड के बारे में जानेंगे, जो इंडोक्राइन सिस्टम का ही एक महत्वपूर्ण ग्लैंड है जिसको हम लोग थाइमस ग्लैंड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड कहते हैं। और यह वक्ष स्थल में होता है, यानी कि दोनों फेफड़ा के बीच वाले भाग में होता है थाइमस ग्लैंड। और ये ग्लैंड मुख्य रूप से बच्चों में 0 से लेकर और 15 साल के उम्र तक ये एक्टिवेट रहते हैं, ये ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। धीरे धीरे यह ग्लैंड क्या होता है, 15 वर्ष के बाद यह समाप्त हो जाता है। तो इनका मुख्य जो कार्य होता है वह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का सेक्रेशन करना। और दूसरा लिम्फोसाइट, दूसरा क्या है, लिम्फोसाइट का निर्माण करना। इसी कारण से ये बच्चों में यह ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट होता है और 0 से 15 साल के उम्र तक यह ग्लैंड अपना पूर्ण रूप से कार्य करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। इसका मुख्य कारण है कि बच्चे में वृद्धि, विकास एवं विभिन्न क्रियाओं को जो अति तीव्र गति से किया जाता है उनका ये नियंत्रण करते हैं और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि बच्चे कभी गंदा लगा लिए, नाला में खेल रहे हैं या रोड पर धूलकण से या मिट्टी में, तो भी उनको किसी तरह का बीमारी नहीं होता है। उसका मुख्य कारण है लिम्फोसाइट की मात्रा उनमें अधिक होती है, जो उनके अंदर क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। तो चलिए एक और हम लोग महत्वपूर्ण ग्लैंड के बारे में जानेंगे, जो इंडोक्राइन ग्लैंड का ही एक भाग है, जिसमें हम लोग पहले यूरिनरी सिस्टम में पढ़े थे एडिनल के बारे। एडिनल ग्लैंड को हम लोग अधिवृक्क कहते हैं और यह दोनों किडनी के ऊपर वाले भाग में लगे होते हैं और ये इनके द्वारा जो है एडेनिन का सेक्रेशन किया जाता है। ये कौन सा हार्मोन सेक्रेशन करते हैं? एडेनिलिन हार्मोन सेक्रेशन करते हैं, जिस हार्मोन को हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन। इसलिए इसको कहा जाता है कि व्यक्ति में आक्रामकता या किसी क्रियाओं को एकाएक नियंत्रित करने के लिए ये हार्मोन क्या होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। और इसी हार्मोन के द्वारा क्या है कि एकाएक व्यक्ति में क्या हो जाता है, बीपी अत्यधिक तेज गति से बढ़ जाता है। और यह जैसे मान लीजिए कि हमें कभी कभी क्या होता है कि एकाएक तेज दौड़ लगाना हुआ या कोई सांप देखे या कोई आश्चर्यचकित घटनाएं घटी, तो क्या होता है, एकाएक बीपी बढ़ जाता है। तो वह क्या करता है कि हार्ट के क्रियाओं का वह नियंत्रण कर लेता है। इसीलिए इसको आक्रामक हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन के कारण व्यक्ति के अंदर कभी कभी बीपी हाई हो जाता है तो क्रोध या गुस्सा अत्यधिक आने लगता है। उसके लिए एडेनिन ही जिम्मेवार होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक और इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और जिसका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है गोनाड ग्लैंड। हम लोग ये दोनों का मिला जुला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अलग अलग ग्लैंड होते हैं और उसके मुख्य कार्य होते हैं। तो दोनों का मिला जुला जो होता है उसको हम लोग गोनाड ग्लैंड कहते हैं। और यह क्या होता है, मुख्य रूप से जनन हार्मोन, इसका मुख्य रूप से क्या होता है काम, जनन हार्मोन एस्ट्रोइड का क्या करते हैं, सेक्रेशन करते हैं। जनन हार्मोन एस्ट्रोइड का
सेक्रेशन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ जनन हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन न होकर क्या होता है, स्टेरॉयड होता है। प्रोटीन न होकर क्या होता है, स्टेरॉयड होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो जनन हार्मोन होते हैं वो मेल में अलग और फीमेल में अलग। तो मेल में हम लोग देखते हैं कि मेल में 2 टेस्टिस होते हैं और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। 2 टेस्टिस होते हैं और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं, जिसमें मुख्य क्रिया से स्पर्मेटोजोआ होता है, जिसको हम लोग शुक्राणु भी कहते हैं। और ये स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आगे हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें इसके पूर्ण क्रियाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फिलिपियन ट्यूब होता है और यूटेरस से जुड़ा हुआ 2 ग्लैंड होता है, ओवरी जिसको हम लोग कहते हैं, और ओवरी से ओवा का सेक्रेशन होता है। और ये ओवा जो होते हैं एस्ट्रोजन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जिसको हम लोग जनन हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों क्या होते हैं, जनन हार्मोन होते हैं। और रिलैक्सिन ये हार्मोन जो होते हैं बच्चों को जन्म के समय जो है योनि मार्ग जो होता है उसको क्या करते हैं, मुलायम करते हैं और उस कार्टिलेज को नर्म करते हैं ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं जो बॉडी में सबसे बड़ा नहीं, सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है और उस हार्मोन के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और यह ब्रेन का बेस होता है, जहाँ ब्रेन होते हैं उसके जस्ट नीचे वाले भाग में ये सिचुएटेड होते हैं। और यह काफ़ी छोटा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा भी ये ग्लैंड नहीं है। और इनकी जो ये होते हैं 0.6 ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम का छोटा ग्लैंड होते हैं। और ये ग्लैंड बॉडी के सभी क्रियाओं का लगभग ये नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। तो इन्हीं से संबंधित हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं TSH। पिट्यूटरी के द्वारा सेक्रेशन किए जाने वाले एक हार्मोन है, जिसको हम लोग थायरोडॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन कहते हैं। और ये थायरोडॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं। इनका ये TSH जो होता है इसका सेक्रेशन जब होता है तो ये क्या करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसको, थायराइड को उत्तेजित करते हैं। हम लोग यहाँ देखें हैं थायराइड जिसको अपटू ग्रंथि कहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हार्मोन को बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं और उनके क्रियाओं को संचालित करते हैं। फलस्वरूप शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण किया जा सके। दूसरा होता है STH का स्टिमुलेटेड ट्रोपिक हार्मोन होते हैं और ये वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। ये इनका मुख्य काम जो होता है कि वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना, क्योंकि अगर यह इस हार्मोन का सेक्रेशन कम या ज़्यादा होगा तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएंगे, अगर इस हार्मोन का ज़्यादा सेक्रेशन होगा तो व्यक्ति का शरीर जो हो जाएगा विशालकाय हो जाएगा, कुंभकर्ण की तरह हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि मैंने देखने में भद्दा लगेगा। अगर इस हार्मोन का सेक्रेशन कम होता है तो वैसी स्थिति में व्यक्ति बौना या छोटा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं समाज में भी कि छोटे बौने बच्चे या किसी व्यक्ति का विशाल का शरीर होता है,
तो उसके लिए STH ही जिम्मेवार होते हैं, जो मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। अब आगे हम लोग इसी के द्वारा पिट्यूटरी के द्वारा स्राव होने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग LTH कहते हैं। LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन का मुख्य कार्य जो है कि जब माता गर्भवती होती है तो बच्चे के लिए दूध का स्राव करना, ये जो दूध है किसी भी जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उसमें दूध का जो सेक्रेशन होता है उसके लिए ये जिम्मेवार होते हैं। LTH जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, दूध का निर्माण करते हैं, और ये मुख्य रूप से इसके अगर इसका स्राव कम बेस हो जाता है तो ये दूध का स्राव अनियंत्रित हो जाता है। दूध का स्राव आजकल देखा गया है कि बहुत सारे माताओं को क्या होती है, दूध नहीं होता है, बच्चे को डिब्बा का दूध पिलाया जाता है, या पशु में भी ऐसा देखा गया है। तो अब इस LTH हार्मोन जो होते हैं क्या करते हैं, दूध के स्राव को नियंत्रित करते हैं। अब देखते हैं इसी से संबंधित पशुओं में बहुतायत प्रयोग किया जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, यह भी एक हार्मोन है जो दूध का स्राव बढ़ा देता है। जिसको दूध का स्राव नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, या छोटा बच्चा है तो वो दूध को नहीं पी पाता है, माता के स्तन में वो उसको निकाल नहीं पाता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, दूध का स्राव फ्लुएंसी बढ़ जाता है और बच्चे उसको आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं आजकल बहुतायत मवेशी के साथ ऐसा किया जा रहा है कि दूध के फ्लुएंसी के लिए, क्योंकि गाय या भैंस क्या होते हैं अपने बच्चे के लिए कुछ दूध बचा लेते हैं स्तन में, लेकिन फिर भी आज कल मानवता का हद पार हो गया है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर दूध के स्राव को, दूध के फ्लुएंसी को पूरा का पूरा दूध निकाल लेते हैं और बच्चा को दूध नहीं मिल पाता है। ये ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी के द्वारा ही निकाला जाता है, बेसोफेसिनल हार्मोन। इसका मुख्य रूप से क्या करता है, ये पेशाब के सांद्रण को, यूरिन के सांद्रण को नियंत्रित करता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि यूरिन में क्या होते हैं, अमोनिया से यूरिया में बदलते हैं, या फिर उसका pH मान होता है जो क्षारीय होते हैं, उसका यह क्या करता है, पिट्यूटरी नियमन करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखे कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसके बॉडी में महत्वपूर्ण कार्य हैं, और ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं मुख्य रूप से, और वो डक्टलेस होते हैं और ब्लड के संपर्क में होते हैं, और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका निश्चित रूप से 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का अच्छा से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल सही उसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे और आपके लिए नए वीडियो लेकर आता रहूं और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत।